कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा शास्त्रीय पक्षाघात पर हम लोग बात कर ले, और वो भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नहीं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। मैंने होलिस्टिक इसीलिए कहने के लिए कहा कि हमको मॉडर्न क्या कह रहा है और हमारा आयुर्वेद क्या कह रहा है। अगर आज हमको मॉडर्न के लोगों के सामने बात करनी है तो किस किस चीजों का हमको ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि होलिस्टिक रखिए और दोनों बातों को सामने रखेंगे। देखिए, पक्षाघात की सब जानते हैं डेफिनेशन, पक्षम शरीर अर्धम हंति, पक्ष आघात, पक्षाघात। आघात का मतलब ही होता है कि ठोकर, प्रहार, मानसिक कष्ट या हानि पहुंचाना, या इंग्लिश में कह दीजिए कि कंसीडर किलिंग, ब्लो और इंजुरी। वैसे तो शास्त्र में आघात का वर्णन है ना, वो देखिए आप, मूत्राघात, मर्माघात ऐसे भी आया हुआ है। लेकिन पक्षाघात, पक्षाघात का जो उल्लेख है वो वात की नानात्मक व्याधि में आया है, मतलब बगैर वात के ये हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है आप हम लोगों को। और सुश्रुत ने कहा है कि मस्तिष्क से जो वात सूत्र निकलते हैं तथा अंगों को जाते हैं, उनका संबंध मस्तिष्क से टूट जाने पर उनमें इच्छा अनुसार गति नहीं होती तथा उसकी संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती। यही पक्षाघात है। आप देख लेंगे, अगर आप रेफरेंस चाहिए तो सुश्रुत का निदान स्थान है, पहले अध्याय का 60वां और 61, 62, 63 श्लोक में इसका उल्लेख है। अगर हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो मस्तिष्क का एक है कि हमारे जो दाहिने हाथ का कंट्रोल है वो मस्तिष्क के बाएं भाग में होता है, मतलब राइट साइड का कंट्रोल इन लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड का कंट्रोल इन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। उसी तरह शरीर के ऊर्ध्व भाग का जो कंट्रोल है ना वो मस्तिष्क के अधो भाग में, वो अधो भाग का कंट्रोल मस्तिष्क के ऊपरी गोलार्ध पे होता है। गति निग्रह में भी कहा गया है कि स्थिर संचित दोष दृष्टि लीड्स टू अभ्यंतर मर्माघात। पक्षाघात तब लगता है जब अचानक मस्तिष्क के किसी हिस्से में रक्त का आना रुक जाता है या मस्तिष्क की कोई रक्त वाहिका फट जाती है। देखिए, दोनों चीजें, रक्त का आना भी कम हो गया या फिर रक्त वाहिका फट जाती है। इसी को अगर आप मॉडर्न में देखेंगे तो मॉडर्न सेज व्हाट, rapidly developing cerebral symptoms or signs of focal disturbance of function with symptom lasting more than 24 hours. Remember, more than 24 hours, because 24 hours limit divided the stroke from, उनका एक बीमारी है ना, वो मॉडर्न में कहते हैं TIA। TIA resolves completely within the 24 hours। तो इसीलिए मॉडर्न में दो टर्म किया उन्होंने, वन इज हेमीप्लेजिया एंड अनदर इज हेमीपैरासिस। हेमीप्लेजिया इज उनके लिए कंप्लीट पैरालिसिस है और हेमीपैरासिस पार्शियल पैरालिसिस है। बट हमारे आयुर्वेद में पक्षाघात मतलब पूर्ण कर्म हानि है ना, हस्तपाद की या उस अंग की क्रिया हानि। मॉडर्न अगर आप इसी चीज को देखेंगे, जैसे हमने देख लेंगे कि पक्षाघात का आप देखेंगे तो मार्गावरोध जन्य या धातु क्षय जन्य या फिर धातु क्षय ड्यू टू मार्गावरोध, इस तरह से पक्षाघात के कारणों को बताया है। और मॉडर्न ने भी इसी चीज को कहा है ना। हम कहते हैं कि हमारे शास्त्र को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, रिसर्च करने की जरूरत है, बट उसी चीज को मॉडर्न ने तो इंग्लिश में ले लिया, इश्चमिक एंड इंट्राक्रैनियल हेमरेज और इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। ओके, इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इज इश्चमिक and rupture of blood vessel is intracranial hemorrhage. So 87% cases are ischemic and only 30% cases are intracranial hemorrhage. छोटा सा किस्सा कहूंगा, जब मैं फाइनल ईयर की एग्जाम दे रहा था तो मुझे पक्षाघात का ही पेशेंट था और एग्जामिनर थे BHU से आए लोग। उन्होंने कहा कि हम तेरे को हाईएस्ट मार्क देंगे, खाली तू इसमें शास्त्र का उल्लेख बता दे कि रप्चर ऑफ ब्लड वेसल है, ये शास्त्र ने सुश्रुत ने बगैर सिटी स्कैन के बताया तो कहाँ है। मैंने कहा नहीं सर, मैं नहीं बता सकता। उन्होंने मुझसे पुस्तक मंगाया, बोले जाओ सुश्रुत लेके आओ। सुश्रुत लेके आया, सुश्रुत का निदान स्थान खोलने बोला, पहले ही अध्याय का 8वां श्लोक है, श्वेदा श्रुक श्रवणादपि, मतलब श्रुक रक्त व्यान वायु का काम है विक्षेपण, उसमें ज्यादा कम हुआ तो रक्तस्राव।
एकदम सिंपल सी थिंग थी, बट उस वक्त फाइनल ईयर में नहीं आया और जिंदगी भर उसी के ऊपर काम करने का मौका मिल गया। अच्छा, अब हम मार्गावरोध को अगर मॉडर्न हिसाब से देखेंगे आप, तो थ्रोम्बोस है ना, क्लॉट फॉर्मिंग लोकली, एम्बोलिज्म, एम्बोलस फॉर्म एल्सवेयर इन ए बॉडी, कहीं भी हो सकता है, और वो अगर ब्रेन में गया एम्बोलिज्म तो पक्षाघात हो सकता है। उन्होंने कह दिया आर्थरोस्क्लेरोसिस और हमने कह दिया धमनी काठिन्य, शिरा काठिन्य, चीज वही है, बट आयुर्वेद के शब्दों को मॉडर्न ने इंग्लिश के अपने फिजियोलॉजी में उसी ढंग से डाला है। पक्षाघात में खासकर जब हमारे यहाँ आते तो हम देखते हैं कि उनकी क्रिया हानि तो हो जाती है हाथ पैर की और ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, लेकिन उस दिन जैसे एक बार हुआ था, इस चर्चा हुई थी कि मस्तिष्क दौर्बल्य, तो पक्षाघात में सोचने समझने व निश्चय करने की शक्ति का भी ह्रास होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कुछ वात प्रकोप कारणें हैं, जैसे आजकल हर जगह वेबिनार चल रहा है, बस हेतु ले लिया, दोष दुष्य, स्थान संश्रय, प्रकोप, ऐसी संप्राप्ति फट 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 बन जाती है। वात के हेतु तो ही है, वातवर्धक आहार विहार किया तो वात तो प्रकोप होगा, लेकिन शास्त्र में कहीं कहीं जब के स्पेसिफिक रीजन दिया कि जिससे पक्षाघात होता है। ओके, तो उन कारणों को हमने जब ढूंढा तो चरक सूत्र स्थान 2643, कषाय रस अति सेवन, है ना, खर विषद वृक्ष शोथोरोध उत्पन्न करने वाला, तो चरक सूत्र स्थान में कहा कि कषाय रस अति सेवन से पक्षाघात हो सकता है। व्रण के कॉम्प्लिकेशन में चरक चिकित्सा स्थान 25 अध्याय 29वें श्लोक में उन्होंने बताया कि व्रण के कॉम्प्लिकेशन से भी पक्षाघात हो सकता है। फिर सुश्रुत खोले तो सुश्रुत के 14वें अध्याय के 30वें श्लोक में उन्होंने बता दिया अति रक्तस्राव, अति रक्तस्राव से पक्षाघात, एकांगत, आक्षेपक, धातुक्षय, वो बताया। और सुश्रुत के अगर शारीरिक स्थान में जाएंगे आप तो 6ठे अध्याय के 24वें श्लोक में उन्होंने कहा है कक्षधरा व लोहिताक्ष मर्म के आघात से भी या वहां के रक्तस्राव से भी पक्षाघात हो सकता है। सो while treatment we should thoroughly observe the above factors, यानी हमको अवस्थाएं पता चलनी चाहिए कि कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, और उसी के हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वाग्भट ने इसको एकांग रोग, पक्षवदम, चरक ने एकांगवात, पक्षाघात, एकांग रोग, और अगर आप अष्टांग हृदय की संप्राप्ति भी देखेंगे तो वायु तनो ऊर्ध्वम गृहीत्वा शिरा स्नायु विशोषाणाम संधि बंध विमोक्षणम अन्यतरम पक्षम हति, है ना, तो शायद कर्मणा मतलब कर्महीन और संज्ञा रहित दोनों हो जाता है वहां पे। तो इफ यू गो टू मॉडर्न तो मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व बोथ इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या वो मोटर नर्व वहां से आज्ञा नहीं ले जा पाती है, वो मस्तिष्क से संदेश नहीं ला सकती, इसी को तो पक्षाघात या फिर पैरालिसिस या स्ट्रोक कहा है। सुश्रुत ने तो अभी जैसे मैंने कहा ना कि ब्रेन में ब्लीड होता है, तो सुश्रुत ने तो ऐसा भी बताया है कि हेतु सेवन, वात प्रकोप, ऊर्ध्वगत धमनी, अधोगत धमनी और तिर्यगत धमनी में वात जब प्राप्त होता है तो किसी एक पक्ष के संधि बंधनों को अपने गति केंद्र से पृथक कर देता है, वही पक्षाघात है। अब हमको बताइए कि मॉडर्न साइंस अभी है और हमारा आयुर्वेद पुराना है, फिर भी हम कहते हैं कि प्राचीन है और इसको साइंटिफिक बनाइए। साइंटिफिक तो पहले से, सिर्फ हम कहीं ना कहीं कम हो जा रहे हैं कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। पक्षाघात का थोड़ा सा मैंने आपको इसीलिए क्या कहते हैं ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी समझ लीजिए, या फिर संप्राप्ति और पक्षाघात का इसके बारे में थोड़ा सा जब चिकित्सा वगैरह का या ऑन एग्जामिनेशन जो रहता है उसकी जब बात करेंगे ना हम लोग, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। पहली बात तो पेशेंट नेवर कम्स इन एक्यूट स्टेज टू अस, मतलब वो सेमी कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, मध्य मूर्छा संन्यास अवस्था में है, तो मोस्टली नहीं आता। तो मेरे यहाँ कभी कभी आ जाते हैं क्योंकि कोविड का लॉकडाउन है, तो माई सन शैलेश वो प्राप्त थोड़ा सा प्राइमरी मैनेज करता है उनको, मतलब वो मॉडर्न का आईवी मैनिपुल लगाना हो या पैरासिटामोल लगाना हो, जो भी हो, क्योंकि कोई कोविड की वजह से किसी को कोई एडमिट ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ जाएगा पेशेंट। तो वो शैलेश ने कहा कि पापा हम लोग मॉडर्न का जितना आता है हमको बेसिकली वो मैनेज कर लेंगे, और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वी विल शो टू सम न्यूरोलॉजिस्ट, अगर वो मिल गए तो।
तो इस तरह से हम लोग एक्यूट में कभी कभी मैनेज करते हैं, बट रियली इन माय लाइफ मैंने रेसिडुअल पैरालिसिस मतलब एकदम एक्यूट स्टेज निकल जाने के बाद, सीरियस अवस्था खत्म होने के बाद जो कर्म हानि के लिए आते हैं उन्हीं की चिकित्सा करते हैं। एक वर्ड है इंग्लिश में FAST, वी कॉल इट फास्ट। ओके, FAST ध्यान रखिए। आपको पक्षाघात को ऑन एग्जामिनेशन देखना है तो पहला उसका फेस स्माइल देखिए। F बिलोंग टू फेस स्माइल, चेहरा कहीं उनका तिर्यक तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है, आंखें तो बंद नहीं हो रही है, ओठ टेढ़े नहीं जा रहे हैं। सो फर्स्ट you have to see face. Another is A. A stand for both arm raises. See if on droops. आप दोनों हाथ उठाइए और देखिए कहीं वो रुक नहीं पा रहा है, गिर तो नहीं जा रहा है हाथ। सो FAS। बात कीजिए उनसे। स्पीच, स्पीच स्लर्ड है, ऑल्टर्ड है या रेगुलर है। और टी बिलोंग्स टू टाइम। ये टी के बारे में मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगा जब उसका समय आएगा ना, टाइम का, कि क्यों टाइम इंपॉर्टेंट है, उसको कब ये सिम्टम्स हो रहे हैं और उसका समय क्यों लिखना है हमको। वो थोड़ा मॉडर्न के हिसाब से जब मैं चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा। जस्ट रिमेंबर फेस स्माइल, बोथ आर्म रेजेस, सी ऑन ड्रूप्स, और स्पीच इफ इट्स स्लर्ड, ऑल्टर्ड या रेगुलर। और टी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसी तरह जब हम परीक्षा करते हैं ना, तो हम पांचों ज्ञानेंद्रिय, क्योंकि ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों की हानि है, तो एक पेपर में हमेशा हमको लिखना चाहिए कि ज्ञानेंद्रिय, तो पहले हम ज्ञानेंद्रिय का एग्जाम कैसे, कर्ण कल, एग्जाम इन ईयर, सी हियरिंग है, अलर्टनेस है कि नहीं उसके पास, वो आपकी बात सुन पा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इसमें सोचने समझने की और निश्चय करने की हानि होती है। तो देर आर डिफरेंट ग्रेड्स, मॉडर्न ने बताया, तो अभी फिर वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहले कर्ण का देख लीजिए, हियरिंग है कि नहीं, अलर्टनेस है कि नहीं आपकी बात से। टच, त्वचा है ना, स्पर्श कीजिए, टच है कि नहीं, उसको सेंसेशन है कि नहीं। एंड अनदर थिंग, इफ पुराना पेशेंट आया तो ये अगर करवट नहीं बदलता है तो सी इफ देर इज अ बेड सोर और नॉट, क्योंकि हम मिस कर देते हैं कभी कभी, है ना, पूछते नहीं है और बाद में पेशेंट फोन करते कि अरे डॉक्टर हम तो भूल गए, उनको थोड़ी सी जख्म है या बेड सोर है, कभी कभी हो जाता है ओपीडी लेवल पे। तो आप बेड सोर को देखिए, सी हिज विजन, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या डिप्लोपली है ना, डबल विजन भी रहता है कभी कभी। तो सी उसके सामने लिखिए। हमको ये सब इसीलिए लिखना है कि जब फॉलोअप के लिए आता है तो पेशेंट में कितना फर्क है, अगर हम इसको लिखे रहेंगे तो ही पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस है। उसका टेबल भी मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर आता है सम पेशेंट हैव द राइल्स ट्यूब, है ना, एक्यूट में आ गए, 10 दिन की मॉडर्न ट्रीटमेंट 5 दिन की ले ली और आपके पास है, तो दे हैव राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब रहा तो पेशेंट का नेजल इरिटेशन बहुत रहता है, तो वो खींचना नोचना वो बहुत रहता है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि ऑन एग्जामिनेशन राइल ट्यूब प्लस है, बाद में आपकी ट्रीटमेंट से गया तो राइल ट्यूब निकाल दिया तो वो आपका अचीवमेंट है ना ट्रीटमेंट का। ज्ञानेंद्रिय हो गई। अभी कर्मेंद्रिय की बात करते हैं तो पहला तो स्पीच, जैसे मैंने कहा ना फास्ट में स्पीच तो है, सी कैसा है उसका। तो व्हेन देयर इज ए राइट साइड का हेमिप्लीजिया रहेगा ना, तो ऑलवेज आई फाउंड स्लर्ड स्पीच। लेफ्ट साइड का ओके, लेफ्ट साइड का रिकवरी भी फास्ट है, राइट साइड की रिकवरी स्लो है। मैंने कहा ना क्रॉस है, तो राइट साइड में ज्यादा कंट्रोल है ब्रेन की, ब्रेन सॉरी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के ब्रेन में ज्यादा कंट्रोल है, तो राइट साइड का हेमिप्लीजिया का रिकवरी स्लो है और लेफ्ट साइड का हेमिप्लीजिया रिकवरी इज ए फास्ट। तो वाणी को देख लीजिए, बात करता है नहीं करता है। हस्त में देखिए क्रियाल्पता है या क्रिया हानि है, ओके। उसी तरह पाद का देख लीजिए, पैर का क्रियाल्पता है क्रिया हानि है। अभी अगला टेबल मैं आपको दिखाऊंगा मकवाना जी से रिक्वेस्ट करके कि हाउ टू एग्जामिन पावर्स। फिर कैथेटर है या नहीं है, यूरिन, यूरिन का कंट्रोल नहीं है मतलब कैथेटर रहेगा, या चल फिर नहीं सकता तो कैथेटर रहेगा। और मैक्सिमम मैंने देखा है जितने भी पैरालिसिस के आते हैं ना, मलबद्धता वेरी कॉमन, कॉन्स्टिपेशन उनका बहुत कॉमन रहता है, और यूरिन एंड स्टूल का कंट्रोल भी नहीं रहता। तो अगर हम इस चीजों को पेपर में लिख लिए कि भाई मूत्र का कंट्रोल नहीं है, मलबद्धता है, और फिर फॉलोअप को आया तो मूत्र का कंट्रोल आ गया, पेट साफ हो रहा है, वातानुलोमन है, तो इट्स अचीवमेंट फॉर अवर ट्रीटमेंट। आप चाहे तो स्वतः की परीक्षा कर सकते हैं, ओके। फिर एग्जामिनेशन में जाएंगे तो नियरली
आई एग्जामिन ऑस्कल्टेट एवरी पेशेंट टू रूल आउट वेदर इट्स अ कार्डियक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पिरेटरी एयर एंट्री बराबर है या नहीं है, बीपी मॉनिटर करते हैं। फिर उसके बाद आप नी रिफ्लेक्सेस वगैरह देख लीजिए, मसल टोन कैसा है उसका, फ्लैबी है, स्पास्टिसिटी कितनी है, और पेन इन वो डिग्री मूवमेंट, कौन कितनी डिग्री की मूवमेंट है, उसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। चिकित्सा आएगा तो फिर आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। देयर आर सम ग्रेड्स गिवन टू चेक पावर ऑफ फ्लूइड्स। मकवाना सर प्लीज गिव ग्रेड का स्लाइड, ग्रेड 0 1 2 3 4 5। मकवाना जी यस, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रेड 0 इट इज बिल्कुल ताकत नहीं है ना। ग्रेड 0 इज अ कंप्लीट पैरालिसिस। ग्रेड 1 फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट। ग्रेड 2 active movement with gravity eliminated. ग्रेड 3 active movement against gravity. ग्रेड 4 में है ना, ग्रेड 3 plus some resistance described such as poor fair moderate strength. and ग्रेड 5 में आया मीन्स यू अचीव्ड पक्षाघात साध्य कर दिया आपने, नॉर्मल पावर आ गई उसके पैर हाथों में। एक तो मॉडर्न वालों को इस लैंग्वेज में हमको बोलना पड़ेगा कि कौन सी ग्रेड का आया और हमने कौन सी ग्रेड में ठीक किया। नॉट इवन मॉडर्न डॉक्टर्स, फॉर अवर डॉक्टर ऑल्सो ना, कि किस ग्रेड में पेशेंट आया और हमने किस ग्रेड में ठीक किया। एक दूसरा स्केल है which called National Institute of Health Stroke Scale. It's called NIHSS. Next slide please sir, NIHSS वाला। NIHSS में ऐसा बताया है कि उन्होंने you have 11 scales, 11 or 12 scales are there. हाँ, इसमें अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि पूरा पेज देखें एंड पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट, कुछ कर सकते हैं ऐसा अमित जी? तो वो, या फिर आप अगर नेट पे भी डालेंगे ना NIHSS तो आपको पता चल जाएगा। तो NIHS में ऐसा कहा है उन्होंने, इट्स कॉल्ड, रिमेंबर अगेन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ स्ट्रोक स्केल। ओके, तो लेवल 1 इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देखते हैं उस पे। यस, रहने दीजिए। LOC आप नेट पे, जितने लोग सुन रहे हैं आप इसको नेट पे डालेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी भाषा में हम पेशेंट में कितना इंप्रूवमेंट है पावर और NIHSS पे बोल सकते हैं। जैसे उसका अलर्टनेस है, इज अलर्ट, सो गिव 0 पॉइंट। थोड़े से खर्चने पे अगर रिस्पॉन्ड करता है वो, है ना, हैमर से, तो गिव 1 पॉइंट। बिल्कुल नहीं कर रहा है रिस्पॉन्ड तो 3। उसी तरह सेकंड है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन। अब कोई भी उसको प्रश्न पूछ लीजिए ना, उसको मंथ पूछ लीजिए और एज पूछ लीजिए, दोनों का आंसर करेक्ट दिया मींस हिज कॉन्शियस लेवल इज वेरी गुड। किसी में से एक का दिया तो गिव एक 1 एंड इफ कोई भी नहीं दिया तो उसको 2 पॉइंट रख दीजिए, 2 नंबर। ऐसे नंबर से 0 1 2 3, 3 इज द वर्स्ट, 0 इज द गुड। ओके, स्टार्ट 0 इज द गुड, 1 इज बैड एंड 2 इज वर्स्ट। ओके, गुड बैड वर्स्ट ऐसा कर लीजिए उसको। फिर जो 1 का C है, इट्स अ कमांड्स। कोई भी टास्क दे दीजिए ना, जैसे मैं कहता हूं कि ब्लिंक आइस, मैं अपना हाथ उसके हाथ में दे देता हूं और क्या, मेरे हाथों को दबाइए। इफ यू परफॉर्म बोथ द टास्क प्रॉपरली मींस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज गुड, गिव 0 मार्क्स। वो कोई एक ही कर रहा है, ब्लिंक ऑफ आइज नहीं कर पा रहा लेकिन हाथ दबाने के लिए तैयार है, या फिर कोई एक ही काम कर रहा है तो गिव 1, और दोनों भी नहीं कर रहा है तो गिव 2। 2 मींस इज द वर्स्ट कंडीशन। ओके, इसी तरह NIHS 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे 11 तक है। उसको उसमें जैसे NIHS 5 है ना, तो उसमें मोटर लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म, इसको चेंज करेंगे अमित सर? हाँ, है ना, देखिए आप 5 जो है ना, उसमें मोटर लेफ्ट एंड राइट आर्म, तो नो ड्रिफ्ट फॉर ऑल, मतलब 10 मिनट 10 सेकंड तक अगर वो हाथ ऊपर रखता है, हाथ नहीं गिर रहा है मींस इज 0। ड्रिफ्ट बाय 10 सेकंड, 10 सेकंड के अंदर अगर हाथ उसका नीचे गिरता है तो 1।
drifts down to bed but has some effort against gravity two, and no effort, है ना, अगेंस्ट ग्रेविटी। सो थ्री। इस तरह अलग अलग स्केल बनाया उन्होंने इसके लिए देखने के लिए। तो जैसे मैंने कहा मॉडर्न का, फर्स्ट वी हैव टेकन द मसल पावर, सेकंड इज NIHSS स्केल, और जो लेटेस्ट है ना, इट्स कॉल्ड बेबिंस्की साइन। इसको हटा दीजिए, है ना, अगला मेरे ख्याल से है अपने पास अमित जी, बेबिंस्की साइन। यस, दिस इज बेबिंस्की साइन। बेबिंस्की साइन ऐसा है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट का नाम है जोसेफ बेबिंस्की, इज 1896 में इसने उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है। देखिए, आप टो से ना इनवर्ड होके फिर आउटवर्ड से हैमर का जो निचला हिस्सा है ना, खोल देते हैं हम लोग, थोड़ा सा शार्प रहता है, ब्लंट रहता है, उससे आप लेके जाइए। नॉर्मली जब हम लोग उसको ऐसे घुमाएंगे ना, अभी वीडियो तो नहीं है और मैंने इसीलिए फोटो ली कि जब आप टो से लेके इनवर्ड से आउटवर्ड करके ऊपर जाएंगे हील से टो की तरफ, तो नॉर्मल रहेगा तो उंगलियां सब नीचे की तरफ जाएंगी, ओके। बट इफ देर इज ए अपर मोटर न्यूरॉन डिसीज, तो आप देखिए अंगूठा है ना, वो टुवर्ड्स ब्रेन की तरफ मुड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। दिस कैन मीन दैट यू मे हैव underlying nervous system or brain condition that causing your reflexes to react abnormal. This is abnormal, okay. तो this is called बेबिंस्की। अभी आपने इसमें देख ही लिया, BABINSKI, बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये पॉजिटिव निगेटिव नहीं बोलते, इसको सिर्फ हम लोग कहते हैं प्रेजेंट है या एब्सेंट, ओके। एब्सेंट है मींस नो प्रॉब्लम, ओके, यू आर हेल्दी, बट इफ इट्स प्रेजेंट, सो ऑलवेज थिंक फॉर सीटी स्कैन, नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, ब्रेन में गड़बड़ चल रही है। आप जब भी एग्जामिन करेंगे, इफ यू सेंड यू टॉक बेबिंस्की सिंड्रोम इज प्रेजेंट, आपको एलोपैथिक वाला कभी कुछ नहीं बोलेगा। आप NIHS स्केल पे उसको बोलिए ये कंडीशन पे है, ये स्कोर पे, कुछ नहीं बोलेगा। आप पावर ग्रेड पे बोलिए, कुछ नहीं बोलेगा। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये तो मॉडर्न से है और हमको तो आयुर्वेद करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जब भी पक्षाघात के रूट के बारे में बात करें, तो उसकी मसल पावर की ग्रेड के साथ करें, आपको पता चलेगा उसमें कितना उपशय मिला है। और हम, है ना, मैं चाहता हूँ, मेरे साथ जो काम करी थी सतीश ने बताया, डॉक्टर रेणु, वो हमेशा कहते थे कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एनी डिसीज विद द डॉक्टर्स, टॉक इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, नॉट इन लेमैन्स लैंग्वेज, है ना। जैसे हम कह देते हैं कि अरे वो तो एम्बुलेंस में लाया था, व्हील चेयर पे लाया था, अब चलने लगा, दिस इज रबिश, बुलशिट, मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का नहीं पता, बट एज पर मी इट्स बुलशिट। एम्बुलेंस में लाया था, अभी चलने लगा, इट्स लेमैन्स लैंग्वेज, इट्स नॉट डॉक्टर्स लैंग्वेज ना। सो मैंने तो उनसे यही सीखा कि जब भी बात करना है तो इसी में बात करना। चलिए, बेसिक हो गया, ट्रीटमेंट हो गया। सॉरी, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट बिकॉज टाइम बॉन्डिंग इज ऑल्सो देयर। अब चलते हैं जो मेन पार्ट है, जिसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ना सब हम लोगों को, ट्रीटमेंट का पार्ट। मतलब इसको हटा दीजिए अमित जी, आप आ जाइए ओरिजिनल उसके ऊपर, अभी कोई मेरे ख्याल से स्लाइड नहीं है। ट्रीटमेंट पार्ट में वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड। कहीं भी कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो हम ज्यादातर इंटरेस्ट हमारा ये रहता है कि हम ट्रीटमेंट को सुने, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ये ज्यादा मेरी भी आदत है, सबकी आदत है। थोड़ा सा चिकित्सा सूत्र की बात करने, फिर मैं क्या करता हूँ उसको बताऊंगा। चिकित्सा सूत्र ने कह दिया, पक्षाघात समाक्रांतम सुतीक्ष्ण से विरेचन शोधयत बस्ति भाष्य व्याधिरेव प्रशाम्यति, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचन, चरक ने कह दिया। वाग्भट ने कहा स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। सुश्रुत भी कह रहे हैं स्नेहन स्वेदन मृदु शोधन मृदु संशोधन विरेचन। मतलब पक्षाघात में विरेचन का बहुत ही महत्व है, ये तो बात समझ में आ गई। हमने जब चालू किया तो इन सब चीजों को पढ़ा था, तो यही सोचे कि विरेचन तो देना है, तो कैसे दें, क्योंकि पेशेंट कौन सी ग्रेड में आया है। जैसे हमने अभी नाउ वी कैन अंडरस्टैंड ग्रेड 0 1 2 3 4, है ना। हमने जो पीछे बात की NIHS स्केल को छोड़ दिए, बट वी विल टॉकिंग पावर ग्रेड 0 to 1 है, नहीं चल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। विरेचन देंगे कैसे जाएगा वॉशरूम में, प्रॉब्लम है ना। बस्ती देंगे कैसे जाएगा वॉशरूम में, गिर जाएगा, गड़बड़ करेगा, वेग आया तो क्या करेगा।
तो इन सब बातों को अवस्था और पेशेंट की कंडीशन इस सब चीज से देखना है। अब मैं बताता हूँ हम आशादीप में क्या करते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जामिनेशन हो गया ओपीडी में हमारे लेवल पे, मेडिसिन ले ली, मेडिसिन तो बाद में बताऊंगा, उसी पे चल रहे हैं। सो वी डू एक्यूपंक्चर, इट्स अ चाइनीज टेक्निक, और फिंगर्स का मूवमेंट नहीं रहा तो वी डू सुजोक। मेरे यहाँ ज्यादातर लोग इसी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर होता है करके। तो यस, थैंक यू। एक्यूपंक्चर ये तो अलग है, ठीक है, एक्यूपंक्चर के लिए ज्यादातर आते हैं मेरे यहाँ। अब चलते हैं शास्त्र की तरफ। एक कागज ले लेना, पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, ओके बस। पहला है स्नेहन, है ना। शास्त्र ने, देखिए मैं जो भी बताऊंगा आप क्या करेंगे वो आपके ऊपर है, बट मैं जो करता हूँ और शास्त्र ने जो कहा है वही कहूंगा। शास्त्र ने महानारायण तेल, सहचर तेल, बला तेल, क्षीर बला तेल, महामाश तेल बताया है। बहुत सारे तेल है बट मैंने इतने लिखे हैं, बट मैं इसमें मैक्सिमम महामाश तेल का यूज करता हूँ। जो मेरे पास विद इन 3-4 मंथ्स के अंदर पेशेंट आते हैं ना, तो महामाश तेल कोष्ण अवस्था में, ठंडा कभी नहीं यूज करता, मैं हमेशा कोष्ण करके ही उनको मसाज करने के लिए करता हूँ। और अगर पुराना पेशेंट है और आकुंचन है, डिफॉर्मिटी है, इसकी मूवमेंट प्रॉब्लम है, स्पास्टिसिटी है, तो आई गो फॉर प्रसारिणी तेल। रिमेंबर, वन इज महामाश तेल, सेकंड इज प्रसारिणी तेल। डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट ऑयल्स। और एक चीज है, श्री रेणु आई टोल्ड, सतीश ने बताया शी वाज एमबीबीएस। हमारे बहुत सारी बातों पे बहुत सारे बहस होते थे, तो एलोपैथी के हमारे यहाँ लोग आते थे, पेशेंट भेजते थे, आजू बाजू के यहाँ पे एमएस एमडी डॉक्टर्स हैं, वो भी ऐसे कभी आते थे देखने के लिए कि क्या करते हैं एक्यूपंक्चर, क्या स्नेह है, कैसे करते हैं। तो समटाइम्स दे आस्क सेवरल क्वेश्चंस आल्सो, सो वी हैव टू आंसर। तो रेनू ने कहा कि सी, हम जो मसाज करते हैं ना उसको क्यों ना दो तरीके से करें। इफ देयर इज ए कार्डियक पेशेंट, है ना, कार्डियक लोड है, हाई बीपी है, कार्डियक पेशेंट्स है, सो डू द मसाज अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट पे लोड नहीं बढ़ाएंगे हम, तो यू डू अवे फ्रॉम द हार्ट। और अगर बीपी ठीक है और हार्ट का, कार्डियक का पेशेंट ही नहीं है, तो यू गो टुवर्ड्स द हार्ट। मस्तिष्क की तरह हमको जल्द से जल्द रक्त पहुंचाना है ना, गड़बड़ है बहुत, तो यू डो प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम, इस दो गति का शास्त्र में बताया। तो हमने ऐसा कहा कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो कि हमको कार्डियक लोड नहीं बढ़ाना है, तो हम स्टाफ को भी बोलते भैया ये देखो दो गति है, हम लिख देते हैं मसाज पेपर के लिए, इसको अनुलोम से करना, इसको प्रतिलोम से करना। सेकंड थिंग, वो पूछते हैं कि आप प्रेशर कितना देते हैं, है ना, आंसर तो देना ही है ना। आप मसाज करते हैं, वो कहते हैं कि आप मसाज करते हो तो यू आर डैमेजिंग द सॉफ्ट टिश्यूज, ऐसा कहते हैं। हमने कहा अरे भाई पहलवान जब मसाज करता है तो उसकी मांसपेशियों में तो ताकत बढ़ जाती है, तो तुम हमको डैमेज की कहाँ बात कर रहे हो। नो नो, वी सी व्हाट दे डू, दे आर सेइंग नो नो, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरालिसिस where they don't have the control, sensory and motor nerves damage. So if you do the massage, hardly, remember word there, hardly, so it may damage their tissues. हमने कहा नहीं, हम उतना प्रेशर नहीं देते। फिर भी पूछेंगे कितना प्रेशर देते हैं, तो हमने कहा हम उनको बताते हैं कि अपनी आंख से, अपनी उंगली से, सॉरी आंख से, अपनी उंगली से अपनी आंख को प्रेशर दीजिए। जितना प्रेशर आप सहन कर सकते हैं, हम सिर्फ उतना ही प्रेशर लगाने के लिए स्नेहन में कहते हैं। इससे ज्यादा नहीं करते तो क्या इससे डैमेज होगा इतने से प्रेशर से। तो वो कहते हैं नहीं नहीं फिर तो ठीक है, हमको लगा कि आप बहुत जोर जोर से रगड़ के मसाज करो। नहीं, हमने कहा नहीं, यही तो गड़बड़ करते हैं ना आप लोग, पूछते नहीं और अपने मन से बोल देते कि जोर जोर से दबा के ताकत लगा के मसाज करो, ऐसा नहीं होता। दीस आर द सम ट्रिक्स यू हैव टू आंसर, सही हो जाता है। और स्नेहन से क्या है, जो हमारा शास्त्र कहता है ना, स्नेहन से दोष अपने स्थान से ढीला हो जाते हैं और फिर संशोधन के लिए इजी हो जाता है हमको स्नेहन स्वेदन किए। स्नेहन कर लिया, स्वेदन कर लिया, अब चलते हैं, है ना, शास्त्र ने कहा है पक्षाघाते विरेचनम। अब पक्षाघाते विरेचनम ये सिद्धांत है, इसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, इसको करना है, हमको करना है। अब विरेचन देना कितने बजे, पेशेंट सो के उठते कब है, क्या है कंडीशन है, तो वापस वाग्भट के पास गए,
वाग्भट में जब पढ़ा, वयो रात्रि भुगतानाम तद मध्याधिका क्रमात के अनुसार प्रारंभिक कफ काल बीत जाने के बाद विरेचन औषधि दे। हमने सोचा कि अगर इसको 7 बजे देंगे पेशेंट उठ भी जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और विरेचन के लिए आई प्रेफर्ड एरंड तेल। एरंड तेल का जब मैडम ने बताया स्नेहन भी हो जाता है, दीपन भी हो जाता है, आम का पाचन भी हो जाता है, तो दो वी डोंट हैव टू थिंक ऑल दिस थिंग्स ना कि अरे शाम है, नहीं है, गड़बड़ है, कुछ नहीं। तो साधारण मात्रा हम 50 ml देते हैं ना, 20 ml, 50 ml एंड 100 ml। मृदु साधारण और क्रूर कोष्ठ ऐसा उन्होंने कहा है, तो हम साधारण मात्रा ही देते हैं। देखिए अनुलोम वातानुलोमन की जरूरत अलग है और विरेचन की बात अलग है। तो अगर शास्त्र ने कहा एक बार विरेचन देना तो एक बार देते हैं। मेरे यहाँ जब पेशेंट रूम में एडमिट होता है तो सुबह उसको कह देते हैं कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे सुबह उठ के दवाई लेना है। और उसके लिए क्या होता है कि कुछ लोग चाय में देते हैं, कुछ लोग दूध में देते हैं, हम उनको एक दवाई देते हैं। अष्टांग संग्रह के 21वें भाई 56 में चिकित्सा स्थान है, वो दवाई देते हैं हम। क्या देते हैं? सहचर, देवदा और सूंठ के क्वाथ में इस तेल को मिलाकर पीने को कह देते हैं। वंस अगेन अष्टांग संग्रह 21/56 चिकित्सा से सहचर, देवदार, सूंठ के क्वाथ में सुबह एरंड तेल लेने को बोल देते हैं, तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है। स्नेहन हो गया आपका, स्वेदन हो गया, शास्त्र ने कहा आपने विरेचन का, विरेचन भी दे दिया। नाउ सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो ये ट्रीटमेंट हो जाती है, सेकेंड डे स्नेहन करते हैं, स्वेदन करते हैं और फिर जाते हैं हम बस्ती की तरफ। ओके, आवश्यकता पड़ने पर अर्थात मलबद्धता होने पर। देखिए शास्त्र ने कहा है सस्ने निरु देना पहले और उसके बाद आप अनुमासन देना या मात्रा देना। बट हमारे पास जो पुराने पेशेंट आते हैं 6 महीने हो गए, 8 महीने गए, ही इज एबल टू वॉक विद स्टिक और समथिंग लिटिल डिफॉर्मिटी रह गया है, तो फिर हम सस्ने निरु का सोचते हैं। लेकिन अगर 2-3 महीने और 2 जन उठा के ले जा रहे हैं तो हम सीधे सीधे उनको विरेचन के बाद सहचर तेल की मात्रा बस्ती पे चले जाते हैं। या तो दशमूल तेल अवेलेबिलिटी के ऊपर है या फिर सहचर तेल, दोनों में से कोई भी एक तेल की 50 to 80 ml मात्रा, बिटवीन 50 to 80 ml 7 दिनों तक देते हैं। हमारे यहाँ पेशेंट 10 दिन एडमिट रहता है, 10 दिन का एक्यूपंक्चर रहता है और 8 डेज का वीडू पंचकर्म। तो दशमूल तेल और या सहचर तेल 50 to 80 ml देते हैं। पुराने पेशेंट बलय क्षय रहा, स्नायु रहा, मांसपेशी क्षय रहा तो तेल का देते हैं, पित्तक्षीर देते हैं या मांसरस बस्ती देते हैं। रामदास सर ने उस दिन इसके बारे में बता दिया था काफी अच्छी तरह से, मांसरस और पित्तक्षीर बस्ती, है ना। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं, अगर कुछ सवाल रहा तो सर वापस यही ऑनलाइन है, सर कभी भी इसके ऊपर हमेशा रोशनी डालने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसको फिर कैसे करें? तो क्या करते हैं, एक दिन सहचर तेल कर लेते हैं, एक दिन पित्तक्षीर कर देते हैं, एक दिन मांसरस कर देते हैं, फिर वापस पीछे जाते हैं। तो जिससे ज्यादा फायदा हमको लगता है कि नहीं, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट पित्तक्षीर मात्रा, मांस से प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आइदर वी कंटिन्यू विद पित्तक्षीर और कंटिन्यू विद द मांसरस। नहीं तो एक ऐसा अलट पलट के देते हैं। बस्ती का नियोजन होने के बाद चलते हैं। मेरे यहाँ जो जो करता है प्रोसीजर है, मेरे यहाँ का प्रोटोकॉल जो बोलते हैं ना उस तरह से, स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती। अब चलते हैं नशे की तरफ। नशे के लिए हमने एक मैगजीन थी या कई बुक्स में पढ़ा था कि हमारा शास्त्र तो कहता है नशा ही शीर्षोधारा, लेकिन जब मॉडर्न में कहीं पढ़ा, कोई रिसर्च पेपर या कहीं रिसर्च मैगजीन में काफी पहले पढ़ा था, उसी को आपके सामने ला रहा हूँ कि पक्षाघात में मस्तिष्क के प्रभावित जगह में ना इनएडिक्वेट ऑक्सीजन के कारण वहां की एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे ही हमने कहा ना कि वहां पे रक्तस्राव हो या इन्फार्क्ट, इश्चीमिया हो, तो रक्त वहां पे रक्त का पहुंचने का काम कम होता है। तो इनएडिक्वेट ऑक्सीजन जब होता है ना वहां, तो फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी शुरू करती है, और उसमें क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म स्टिमुलेट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड and ultimately BP will increase to get more circulation and O2 to that area। उस एरिया में ऑक्सीजन के लिए इस तरह से क्रिया, बॉडी मैकेनिज्म इस तरह से काम करती है। बट उन्होंने जब ये लिखा था उसके साथ लिख दिया, सो with nasir blood will pushes into brain without disturbing the body activities। ओके, बस इसी चीज को हमने पकड़ ली
और न से चालू कर दिया। तो हम अणु तेल या पंचेंद्रीय वर्धन, हम दो में से एक ही तेल का यूज करते हैं, अणु तेल या पंचेंद्रीय वर्धन। 8 ड्रॉप्स करते हैं। स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, बस्ती, नस्य, आगे आगे अभी शिरोअभ्यंग, है ना। मतलब मूर्ध तेल जो है, मूर्धा पे तेल जो है वो 4 प्रकार से काम करता है ना। एक तो अभ्यंग है, एक धारा है, एक पिचु है और एक शिरोबस्ती है। ये 4 प्रकार के हैं। तो मैं तो धारा नहीं लगाता, अभ्यंग चलेगा। मतलब बट मेरे देखिए, मैं जब भी नाना कहूंगा तो उसमें आप सिर्फ वैद्य प्रथा जोशी को ही मानेंगे, बाकी किसी को नहीं। ओके, मेरे लिए नाना मतलब वैद्य प्रथा जोशी। नाना हमारे यहाँ है, देखे कि ये अरे ये तो गड़बड़ है इसके इधर, चैरिटी करता है और ये कहाँ से ऐसे इतना तेल चलाएगा तो कैसे चलेगा। तो नाना ने कहा कि तू एक काम कर, जटामान से और ब्राह्मी से तेल को सिद्ध करके शिरो की चुप किया कर। तो मैं बोला नाना इससे काम होगा। देखिए आप नारायण तेल शिरबला तेल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो सिद्धि किया वो बता रहा हूँ, जटामान से और ब्राह्मी सिद्ध तेल से पीछे करता हूँ। तो नाने कहा अरे इसका काम क्या है, धीरे धीरे स्नेह का शोषण होना ना, सिर के रोमांत चित्र भाग से तेल का अंशतः शोषण ही आवश्यक है और शोषण के लिए समय मिलना चाहिए। अच्छा, शोषण के लिए समय मिलना चाहिए उसको। तो अगर तू सर पे उसके पीछू रख देता है तेल लगता है तो धीरे धीरे स्नेह का शोषण भी हो जाएगा और फिर पेशेंट को इसमें जो जरूरत है, स्मरण शक्ति, बुद्धिवर्धक, नेत्र ज्योतिवर्धन, जो कर्मेंद्रिय के ऊपर की हानि है ना, स्मरण शक्ति का है, बुद्धि का नहीं है, नेत्रों का है, तो ये सब में अच्छा काम करेगा। अच्छा, जब हमने बुक खोली तो उसमें ये सब चीजें लिखी हुई हैं और लिखते लिखते उन्होंने लिख दिया, क्या लिखा कि अभ्यंग, शिरोधारा, शिरोपिचु, शिरस्तर, शिरोबस्ती, उत्तरोत्तर गुण ऐसा वाग्भट ने कहा, है ना। शिरोअभ्यंग से शिरोधारा, शिरोधारा से शिरोबस्ती। तो हमने कहा अगर ये उत्तरोत्तर गुणकारक है तो क्यों ना शिरोपिचु का ही ज्यादा यूज किया जाए। तो इस तरह शिरोपिचु करते हैं। ये पेशेंट आए और आप देखेंगे कभी कभी आंखें बंद नहीं होती है ना, इट्स कॉल्ड हेमीप्लेजिया विथ आइदर सेवेंथ नो पाल्सी, है ना। तो आंखें बंद नहीं होती तो सबसे बेस्ट हम लोग उसके साथ फिर त्रिफलाघृत का अक्षी तर्पण करते हैं, त्रिफलाघृत से करते हैं, बाकी ज्यादा नहीं करते, तो उसमें ज्यादा मजा आता है। इतना करने के बाद भी पेशेंट, हम उद्देश्य ये रहता है कि जितना कर सके, मैंने कहा ना होलिस्टिक अप्रोच, आप जितना भी देखेंगे आप तो आपको इसमें खर्चा कम है, इसीलिए कर सकते हैं आप। आखिर में जब हो गया सब, पेशेंट बाहर निकलते हैं पंचकर्म से, तो हमारे यहाँ जो स्टाफ है हम उसको ट्रीटमेंट भी लिखते हैं, लेप, इसका भी नाना का ही है रेफरेंस। हम लोग निर्गुड़ी का पत्ता लेते हैं, हमारे यहाँ निर्गुड़ी का पत्ता है। ओके, शेवगा का शेवगा की साल लेते हैं, सेवगा मतलब सहजन, जो हिंदी में है उसको सहजन बोलते हैं। ओके, सहजन की छाल लेते हैं, एरंडो पत्र, इसका कल्क बनाते हैं, उसको कोष्ण करते समय उसमें थोड़ा सा दशांग डाल देते हैं, थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। हमारी क्लिनिक में कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। जैसे अक्षय तर्पण का है ना, आपने घृत से कर लिया अक्षय तर्पण, तो उसके बाद उसको फेंकना नहीं है, उसको इस लेप में मिक्स कर दीजिए और फिर उसके हाथों पे उसको लगा दीजिए। हम क्या करते हैं, एक दिन हाथ पे लगाते हैं, आप दोनों पे लगा सकते हैं, हाथ और पैर पे, बट हम पेशेंट कंटाल जाता है ना इतना करना, तो हम क्या उसको समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो एक दिन हाथ पे लगाते हैं पूरा लेप बिठा के, फिर उसको निकाल के फिर वो रूम पे जाता है, दूसरे दिन पैर पे लगाते हैं। अब इसका ये है कि अगर वो एडमिट नहीं है और हमने उसको एक दिन ये बता दिए, तो ये पत्ते तो उसको हर जगह मिल जाएंगे, पत्र यहाँ से सिर्फ 10 मूल का हम एक पैकेट दे देते हैं, उसको बोलते हैं घर पे जाके इस तरह से बना के लगाना। तो लेप मतलब प्रदेह है। एक बार सतीश और मेरी ऐसी बात हुई थी, इससे थोड़ा हटके केस है। तो हमने क्या किया था कि हाथ पे लेप लगाया था, रिस्ट ड्रॉप की बात बता रहा हूँ। हाथ पे लेप लगाया, प्रदेह ज्यादा लेप लगाया, उस पे 2 कपूर रखे और उसको जला दिया। तो शास्त्र क्या है, सतीश का और मेरा वो ऐसी मजाक चला था, तो बोले यार इससे इसको स्वेदन भी हो जाएगा, शायद इनडायरेक्ट अग्निकर्म भी हो जाएगा। अगर ज्यादा लेप लगाएंगे और उसपे हमने कपूर को जला भी दिया तो हाथ तो जलेगा नहीं, बट शायद इनडायरेक्टली अग्निकर्म भी हो जाएगा।
अच्छा, मैं आपको एक स्वेदन का बताने भूल गया था शायद, कि हम जो है ना हमेशा नाड़ी स्वेद देते हैं। नाड़ी स्वेद के लिए भी है, जो कल्क के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, एरंड पत्र, निर्गुड़ी पत्र, शिगुरु पत्र, और उसमें त्रिफला काढ़ा डालते हैं। ये भी नाना का ही दिया हुआ है मेरे को, कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों तक दे सकता है। तो हम लोग जब भी करेंगे, पेशेंट एक्यूपंक्चर के लिए आया तो प्लानिंग हो जाता है, तो तब तक एक्यूपंक्चर हमारे जो पंचकर्म का स्टाफ है वो पत्ते वत्ते तोड़ के लाएगा, उसका कल कर लेगा, उसमें त्रिफला डाल के पोटली बना के कुकर में डाल के पानी वगैरह लगा के फिर वो गैस चालू कर देगा, स्टीम अपने आप बनने लगेगी। जब पेशेंट आएगा तो स्नेहन के बाद उसको वेट नहीं करना पड़ता स्वेदन के लिए। और नाना का ही कहा हुआ है हमको कि ताजी वनस्पतियों के प्रयोग से ना अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वीर्यवान रहती है ना। तो और खर्चा भी नहीं है आपके पास, मेरे बगीचे में झाड़ है कैंपस में, बस स्टाफ जाता है सुबह और तोड़ के लेके आ जाता है। कुछ लोग, मैं विरोध नहीं करता कि पक्षाघात के पेशेंट को कभी स्टीम में बिठा देते हैं या सुला देते हैं। कौन सी स्टेज में बिठाना वो आप डिसाइड कीजिए, कौन सी स्टेज में सुलाना। लेकिन हमारे यहाँ नाड़ी स्वेद इसीलिए कराते हैं क्योंकि वो है ना, जब देते रहते तो पेशेंट से स्टाफ बात करते रहता है, उससे क्या है क्या नहीं, मस्तिष्क को चालना देना बहुत जरूरी है ना। तो जब उसको बात करते रहेंगे, वो बोलता रहेगा हाँ गर्म लग रहा है, नहीं लग रहा है, दूर से करो, तो एक्टिव हो जाता है उसका ब्रेन। आप उसको सुला देंगे, आधे घंटे बाद जाके निकाल देंगे, कोई बात करने वाला नहीं है, बिठा दिए कोई बात करने वाला नहीं, तो फिर उसको ब्रेन को चालना ही नहीं मिलेगी, तो रिकवरी कैसे होगी। अगर एक पंथ से दो काज हो रहे हैं, आप उसको स्वेदन भी दे रहे हो और बातें भी कर रहे हैं, स्लर्ट्स पी जाए जो भी है, स्टाफ हंसता है कि वो बात समझ में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं तुम मुझसे बात करते रहो, बात करते रहोगे तो कॉन्शियस लेवल भी उसका बढ़ेगा ऐसा। उफ, पंचकर्म हो गया, चलते हैं अभी, इसके लिए हम लोग राह देखते हैं। क्या अभ्यंतर औषधि बाद में करें? अभ्यंतर औषधि जैसे मैंने बता दिया कि सहचर, देवदार, सूंठ के क्वाथ में तेल मिलाकर तो हम दे देते हैं। अब कुछ दवाइयां मार्केट में काफी महंगी मिलती है, कैसे दें? तो हमारे एक दोस्त हैं धर्मवीर पाठक, वात्सल्य फार्मेसी औरंगाबाद के ओनर है। उनसे हम जब भी करेंगे ना कि पाठक जी दवाई बनानी है, पाठक जी का एक ही रिप्लाई आएगा, "हाँ, हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाली बोलिए क्या बनाना है, बना देते हैं।" जो चीज बाहर 80-90 रुपए में मिलती है वो पाठक जी हमको अगर 20 और 30 रुपए में बना के देते हैं तो क्या परहेज है। इसमें मैं जानता हूँ कुछ कंपनी वाले भी है, बट जो चीज सस्ती में मिल रही है और पेशेंट को हम दे सकते हैं, अफोर्डेबल, अफोर्डिंग इज अ पेशेंट कंसर्न एंड पेशेंट अफोर्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन द प्रैक्टिस। तो हमने एक कैप्सूल बना दिया ना, पी, पी मतलब पक्षाघात, कैप्सूल पी, कैप्सूल पी में हमने धर्मवीर से कहा, मैं ये सब जो कॉम्बिनेशन है ना कुछ, अरे ये मेरे और सतीश के। आज बताओ कहीं हेलो, पर। हेलो, हाँ यस, ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो मेरे और सतीश के, सिर्फ मेरे नहीं, हम दोनों के स्टडी के कॉमन है। कैप्सूल पी, हमने पक्षाघात करके कैप पी बना दिया। उसमें महावादी विध्वंस, एकांगवीर, सूचकर, खुरासनी और लज्जाली, ये दवाइयां डाली और उनको कहा कि इसको कैप्सूल में बना के हमको दे दीजिए बाबा दे के। तो आई यूज कैप्सूल पी। देखिए मैं है ना आपको ग्रुप बनाऊंगा ड्रग्स का, उसमें से क्या लेना है और क्या देना है वो आपकी और पेशेंट की अवस्था पे निर्भर है कि आप क्या चाहते हैं कि क्या देना और पेशेंट को क्या चाहिए। ये दोनों चीज बहुत मायने रखती है। वैद्य को छूट है कि क्या देना है शास्त्र का, लेकिन हमको वो भी देखना है कि इसको ये हमें देना या नहीं देना है, वैद्य को निर्धारित करना है। तो मैं जब बताऊंगा ना अभ्यंतर औषधि को, तो मैं ग्रुप बताऊंगा, मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये पेशेंट है ये दे दो, ये पेशेंट है, मैं ग्रुप बताऊंगा, आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए। कैप्सूल पी, इट्स कंपल्सरी, पैरालिसिस आया तो मैं कैप्सूल पी देता ही देता हूँ। दूसरा जो मेरी वो नाना की देन है वो है वासावटी, है ना, डोसावटी, वासा घनवटी। वासा घनवटी कह अरे, नाना का कहना है कि तू पेशेंट को दे, इसका ब्लड प्रेशर ही गायब हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, एलोपैथी की जरूरत नहीं, मैं ऐसा करता नहीं, बट वासा घनवटी मैं देता ही देता हूँ। अभी फिलहाल एक एक्सपीरियंस ऐसा है शैलेश को, मेरे बेटे को, जो मेरे साथ ओपीडी में असिस्ट करता है, टेल्मिस्ट्रान, एम्लोडेपिन, बट बीपी उसका नीचे आ ही नहीं रहा था, मतलब वो हॉस्पिटल में आए तो बढ़ जाए, तो वो बोला क्या करूं, तो उसने उसको वासाघन 2 बीडी दिया, हमारे 2 बीडी।
2 दिन के बाद बीपी चेक किया, इट वाज 120/80। तो मेरे पास आके बोला, पापा इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा हुआ सगनवती का, उसका बीपी तो जहां वो इतना हाई था 120/80 पे आ गया। मैंने कहा अरे नाना की देन है, नाना सिद्धार्थ है, जब बोल दिए जो चीज तो वो कभी गलत नहीं होती। उसके अलावा हमने बनाया, ठीक है, वासावटी हो गई। थर्ड इज ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी में हमने ब्राह्मी, जटामंसी, वचा, शंख पुष्पी, हरितिकी, अर्जुन, अश्वगंधा, ये सब आपको वात्सल्य फार्मेसी से हम बना के लेते हैं। तो ये वासागन हम, मैंने और सतीश ने फिर बोला अरे ब्राह्मी वटी बना के रखते हैं पेशेंट के लिए। रक्तपाचक वटी भी हम पाठक जी से बनाते हैं, आप जानते हैं सब धातु पाचक है। तो अस्थि मज्जा और रक्तपाचक, मकवाना जी ने अभी, वैद्य मकवाना ने उस दिन अस्थि मज्जा पाचक और है ना धातु पाचक वटियों के बारे में बताया। तो हमने रक्तपाचक और अस्थि मज्जा अवस्था अनुसार इसको देते हैं, कब देना है। काम जुदा रस तो देते ही देते हैं, अनदर इज वातानुलोमन इसमें आवश्यक है। तो आपको गंधर्व हरितिकी का ख्याल रखना चाहिए कि आपको देना है या नहीं देना, क्या देना, क्या, मैंने वही कहा ना कि मैं आपको दवाइयों का बंच बताऊंगा, ग्रुप बताऊंगा, क्या देना नहीं क्या देना वो आप डिसाइड करिए। आपके पास लिस्ट रहेगी, उसमें से क्या देना है हमको डिसाइड करना है। कभी कभी एनालिसिस तो रहता है, मैंने कहा ना वो इन व्हाट डिग्री व्हाट ग्रेड पेन है उसको, कौन सी कितनी ग्रेड के मूवमेंट पे पेन है उसको। सो पेन के लिए प्रेफर करता हूँ मैं, दशमूल है, महायोगराज है, रासनादी है, और एक टैबलेट हमने, क्योंकि पाठक जी का वात्सल्य फार्मेसी है ना, तो हमने उनके नाम से उसको दे दिया, मैंने और सतीश ने, वात्सल्य टैब। अभी वात्सल्य टैब में हमने चोप चीनी, सूंठ, गुड़ुची और देवदार को सम प्रमाण में डाल के बनवा दिया। और ऐसे ही पेन के लिए एक दूसरी हमने वटी बनवाई थी, हमने उसका नाम दिया था सूंठी वटी। ये सब हमारे खुद के कॉम्बिनेशन है। मैं, नाना ने कहा जे है तो द्यायचं, मतलब जो है आपके पास नॉलेज वो दे दीजिए, कल को गए तो वो नॉलेज आपके साथ चला जाएगा, फिर वो आयुर्वेद की किसी काम का नहीं रहता। तो जो भी है नाना के शिष्य हैं, तो जो भी हमको पता है वो हमको देना ही देना है। तो हमने सूंठी वटी बनाई, मैंने और सतीश ने थोड़ा सा स्टडी किया। क्या सतीश का ज्यादा योगदान रहता है, क्योंकि सतीश का शास्त्र तो बहुत ज्यादा है, मेरा मॉडल जैसे वैसे सतीश भट्टर का शास्त्र तो ज्यादा है। तो सतीश ने और हमने मिलकर बनाई शल्य की, सूंठी वटी में, हाँ, शल्य की, रासना, गोक्षुर, यष्टि मधु, सूंठ और गुग्गुल। और पाठक जी हमको सब बना के देते हैं। आज तक हमने 20 साल से प्रैक्टिस की, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, या कहते हैं ना कि किसी भी, और अच्छे रिजल्ट भी है, ऐसा नहीं कि रिजल्ट, इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आज आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, अनलेस यू गिव रिजल्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे लोग ना। स्पीच का है ना, जैसे मैंने कहा कि वाक्य इंद्रिय देखना है हमको कि वो स्पीच है, ऑल्टर्ड है, स्लर्ड है। तो मोस्टली है ना राइट हेमिप्लेजिया में स्लर्ड आता है। तो मैंने एक पढ़ा था जीवा स्तंभक चूर्ण। ओके, सो नेम इज जीवा स्तंभक चूर्ण। सतीश ने 3-4 दिन पहले मुझे उसका रेफरेंस भेजा, मुझे पता ही था, मैं काफी दिन से, मतलब 20 साल से प्रैक्टिस किया, मैंने पढ़ा था, तो कहीं से उसने स्क्रीनशॉट भी भेजा मुझे। इसमें क्या क्या है, वचा, शुंठी, धनिया, ब्राह्मी, कोष्ठ। इसको या पेशेंट के आप जीवा पे या तो शहद के साथ या घृत के साथ, जिह्वा प्रतिसारण है आयुर्वेदिक टर्म, हम तो बोलते हैं जीभ पे लगाना, बट जिह्वा प्रतिसारण के लिए करते हैं। पेशेंट कहता है कि ये अगर पेट में गया और गड़बड़ हुई, तो हम लोग बोलते हैं कोई चिंता नहीं करना, अगर ये पेट में भी गया तो कोई नुकसान नहीं करेगा, इसका काम ही है धीरे धीरे करना, तो आप इसको जीभ पे लगा के सुबह शाम छोड़ दीजिए। इसके साथ देते हैं जिह्वादि काढ़ा। ओके, हमारे पास अरिस्टो में भी यूज, सारस्वत अरिष्ट, लोहास, दशमूल अरिष्ट, महाराज नदी काढ़ा, अश्वगंधा अरिष्ट, और आप ही के सपा के कॉन्फ्रेंस की वजह से मुझे मैं चला अभी बला अरिष्ट की तरफ। मैं कहा कि अश्वगंधा और बला दोनों साथ में है बला अरिष्ट में, तो इसको यूज किया जाए। देखिए कहीं भी जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, कहीं लेक्चर सुनता हूँ, तो उसमें मुझे क्या करना है क्लिनिक में, मेरी चीज की क्या काम की चीज है, मेरे को क्या फायदा हो सकता है, मैं किसका अप्लाई अपने क्लिनिक में कर सकता हूँ, मैं उसको ढूंढता रहता हूँ। तो मुझे काफी ड्रग्स आप लोगों के मीटिंग से मिले, तो बलारिस्ट उसमें से एक है। फिर वी यूज मेमोरिन सिरप, और हम जो अपने यहाँ तेल बनाते हैं, सहचर, महामाश, पिंड तेल और बला तेल, जहाँ स्पास्टिसिटी ज्यादा है तो बला और पिंड को मिक्स करते हैं। नहीं तो एक ही घर के 4 लोग, अब 2-3 पेशेंट एक ही घर के, आप तो आप सेम ट्रीटमेंट देंगे तो बोलेगा अरे सगळ्यांना सारखा औषध, तो गिव वन बला तेल, अनदर को सहचर तेल, एंड तीसरे को महामाश तेल, इस तरह से आप दे दीजिए, तो सबको अलग अलग तेल हो जाती है। मैंने इसीलिए कहा ना ग्रुप देखिए, तो हर एक को अलग अलग ट्रीटमेंट दीजिए, तो किसी को कॉमन नहीं लगेगा, नहीं तो लगा अरे का सबको एक ही तरह की दवाई दे रहे हैं डॉक्टर साहब, तो गड़बड़ हो जाती है। तो कलर भी अलग, दवाई भी अलग, नाम भी अलग, और रिजल्ट तो है ही आपके पास, आप दे रहे हो बातें भी अधिक ही रहे ना।
पक्षाघात के लिए, वात व्याधि के लिए, तो ट्रीटमेंट इस तरह से अलग कीजिए। तीसरा हम बोलते हैं त्रिफला चूर्ण, है ना, शास्त्रोक्त है त्रिफला चूर्ण, आंवला, हेड़ा, बेड़ा, आप विभूति एक साथ कीजिए। हमने इसको थोड़ा सा हटके कर दिया। हमने क्या किया, एक भाग विभूति का ले लिया बेड़ा का, 2 भाग आमलकी का, और उसमें 3 भाग हरितकी डाल दिया, है ना। माता कुपित हो सकती है लेकिन हरितकी नहीं। हरितकी का वर्णन अगर आप देखेंगे तो विरेचन द्रव्य में भी है और विरेचनोपद में भी है, जबकि बेड़ा और आंवला का जो उपयोग है ना वो विरेचनोपद में किया है शास्त्र में। तो अगर इसको मैं ये पाउडर से, ये चूर्ण जो है ना वातानुलोमन के हिसाब से देखता हूँ, विरेचन के हिसाब से नहीं लेता। तो उनको कहता हूँ कि रोज रात को सोते में 1 चम्मच पाउडर गर्म पानी के साथ ले लीजिए। हमारे गोरडिया सर जी थे, मैं बताता हूँ उनको, उनका कहना है कि इनटेक शुड, अगर आपका इनटेक प्रॉपर है, बीच में आ गई आपकी अग्नि, अग्नि प्रॉपर है, और तीसरा आया इनलेट आउटलेट, बीच में अग्नि, अगर 3 चीज प्रॉपर है तो आपका पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है। और मैंने जिंदगी में फार्मूला बनाया, इनलेट प्रॉपर चाहिए, अग्नि प्रॉपर चाहिए, क्योंकि अग्नि में दोनों है ना, जाठाग्नि और धातु, इसको संभालिए। भूख लगनी चाहिए, और आउटलेट अगर प्रॉपर रहे तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। ये मैंने देखा है। अगर पक्षाघात का पेशेंट है ना, अगर वो मलबद्धता का आप निकाल दें, बस्ती दें, सब बात की चिकित्सा, वातानुलोमन की चिकित्सा करें तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक शास्त्र में हमने लिया था मांसादिक वात, है ना, बीच में अभी मिलता नहीं बाजार में, बट मांसादिक वात का भी उपयोग शास्त्र में पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन अब मिलता नहीं है हमको कहीं। तो अगर किसी के पास मिला या तो फिर हमने शास्त्र में से निकाल दो, जटामांसी 1 तोला, अश्वगंधा 1/4 तोला, खुरासन युवा 1.5 मास, ऐसा मांसादिक वात का उपयोग है। पक्षाघात के लिए खास क्या आ गया है मांसादिक वात का, तो मांसादिक वात को यूज करते हैं। पेशेंट कभी कभी कंप्लेन करता है कि नींद नहीं आ रही, तो मैं तगर का यूज करता हूँ, हिमालय की तगर गोली है ना, उनको तो जब भी आपको नींद नहीं आए तो आप तगर की एक गोली, अच्छे से सो जाता है पेशेंट। मेमोरी का लॉस है, मेमोरी का प्रॉब्लम है, मैं आगे बताऊंगा कि क्या गड़बड़ है। तो वी हैव इन आवर क्लिनिक स्मृति सागर रस ऑल्सो, जरूरत पड़ने पर देते हैं। आप ही के कॉन्फ्रेंस से मुझे और एक जो ड्रग मिला ना, दैट इज पंचामृत लौह गुकुल। उस दिन मैंने देखा कि मस्तिष्क रोगाधिकार, पक्षाघात, मस्तिष्क दौर्बल्य में काफी काम करते हैं, तो मेरे लिस्ट में आ गया है अभी पंचामृत लौह गुकुल। अभी इसका यूज मैंने, पंचामृत और बलारिस्ट, ये दोनों का उपयोग मैंने शुरू कर दिया है। हम अब आते हैं थोड़ा सा लघु मालिनी वसंत के ऊपर। लघुमासनी वसंत के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो रसायन है, रसवाहिनी और रसोत्पादक पिंड विकृति में रहेगी ना, रसोत्पादक पिंड विकृति रहेगी, तो उसमें लघुमालिनी वसंत काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पेशेंट आते हैं, टेम्परेचर तो नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन हाथ पैर गर्म है ना, हस्तपाद उष्णता, ऐसे लक्षण दिखते हैं, और उससे पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है ना। अरे शरीर में तो ज्वर नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन हाथों पैरों में गर्माहट सी है। तो हम उनको बोल देते हैं कि अरे हाथ पैर में गर्म हो रहा है ना, मतलब जान आ रही है, ऐसा हम उनको बोलते हैं कि जान आ रही, ताकत आ रही, तो थोड़ा सा गर्म रहेगा, बट वी नेवर इग्नोर। देखिए 2 चीजें, आपको गलती कर सकते हैं ना ट्रीटमेंट, थोड़ी सी गलती हो गई है दवाई में कॉम्बिनेशन में गलत कर दी, बट आप लापरवाह नहीं हो सकते प्रैक्टिस में। गलती और लापरवाही 2 अलग अलग चीज है बॉस। एक आधी गलती हो गई तो ठीक है, बट लापरवाही कर दी, है ना, आपने इग्नोर कर दिया, अरे कुछ नहीं होता, चलो नहीं, तो हम उनको ध्यान से लघु, जिनको ऐसा कंप्लेन आता है ना हस्तपाद में सूक्ष्म उष्णता के लक्षण है, तो लघु मालिनी वसंत से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, हम उनको लघु मालिनी वसंत प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। उसके बाद आता है कि इमीडिएट विद नेवर स्टार्ट रस औषधि, ना रस औषधि का यूज तुरंत नहीं करते। क्रॉनिक रहा तो सोच सकते हैं, बट वो मैंने जैसे कहा ना 0 to 3 मंथ्स 4 मंथ्स का पेशेंट आया तो हम बहुत कम करते हैं। तो उसमें हमने ऐसे 3 ही रस औषधि हमारे कॉम्बिनेशन में, एक है बृहत्वात चिंतामणि रस, दूसरा है योगेंद्र रस, और तीसरा है रसराज रस। सिर्फ 3 ही। बृहत्वात चिंतामणि रस हम उन पेशेंट में यूज करते हैं जिनका लेफ्ट साइड का हेमिप्लेजिया, ब्रेन से नहीं, हैंड से, लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया, लेफ्ट में यू हैव कार्डियक, है ना, और सब जानते हैं कि बृहत्वात चिंतामणि रस हृदय और मस्तिष्क के लिए बहुत बलकारक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब लेफ्ट साइड में है तो व्हाई नॉट टू प्रोटेक्ट ऑर्गन ऑफ दैट साइड आल्सो समटाइम्स। तो बृहत्वात चिंतामणि रस लेफ्ट हेमिप्लेजिया रहेगा तो हम उसमें देते हैं योगेंद्र रस। योगेंद्र रस को ऐसा है कि वात वाहिनी नाड़ी मस्तिष्क दौर्बल्य, सूक्ष्म सूक्ष्म जो रहेगा मांसपेशियां,
उसमें काम करता है। तो जब हमको लगता है कि अरे सूक्ष्म से सूक्ष्म मांसपेशियों में है इसका, तो इसका अगर इनकॉन्टिनेंस यूरिन है, स्टूल है, वाकस्तंभ है, बोल नहीं पा रहा है, तो ऐसी जगह पे हम योगेंद्र रस को देते हैं। और तीसरा जो है वो रसराज रस। कहते हैं ना पेशेंट चल रहा है लेकिन ऐसा लगता है जैसे दारू पी के चल रहा है, बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस नहीं हो रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, कम हो रहा है, तो इनबैलेंस ज्यादा रहेगा या कम बढ़ गया तो हम उसमें रसराज रस को देते हैं। और अगर बीपी ज्यादा है ना, तो आप रसराज रस की मात्रा मुक्ता पिष्ट के साथ भी दे सकते हैं, ध्यान रखिए। हमारा तो वासागंज से आ जाता है कंट्रोल, बट कभी ऐसा नहीं रहा तो कभी कभी आप एक गोली दे दीजिए मुक्ता पिष्ट के साथ रसराज रस को, तो अच्छा काम करता है। अब आता है इसके कितने दिनों तक देना ना, तो हम ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सा अलग स्टाइल में करते हैं हम कहते हैं कि ये जो रसायन औषधि है ना, बृहस्पति, आप इसको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, देखो हमको इसको रसायन काल में देना है, रसायन का काम करवाना है, तो हम कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन लीजिए, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, सुबह खाली पेट। और आप या तो दूध के साथ ले लीजिए या तो घृत के साथ ले लीजिए, है ना, घृत के साथ लेने में कोई अड़चन नहीं आती। तो इसके साथ आप ले लीजिए, फिर आप इसको 30 से 40 मिनट तक कुछ मत खाइए, इसको पच जाने दीजिए, उसके बाद आप, अभी तक तो कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन मिला नहीं हमको, बट लेते हैं पेशेंट। अब हफ्ते में 3 दिन, तो हमने अपने हमारे एक गुरुवर जी है, डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा ऑफ पंजाब है, वैद्य राकेश शर्मा, हमने कहा गुरु जी 3 दिन क्यों? तो कहे कि इसको कम से कम शरीर में काम करने के लिए 24 से 48 घंटे आप, अभी लिया पेशेंट, रात को लिया, सुबह लिया, सुबह लिया, सुबह लिया ना, तो वो फिर काम नहीं करेगी और निकल जाएगी, या फिर किसी ऑर्गन में जाके ना डिपॉजिट होने से अपने कभी कभी विष लक्षणों को दिखाती है। तो आप इसको हफ्ते में 3 दिन दो। आपको लॉन्ग टर्म देना है, ऐसा नहीं कि 3 दिन दिया बंद हो गया, तो आपको 21 दिन देना है, तो आप 3 3 दिन करके दोगे तो ज्यादा दिन दोगे, पेशेंट कॉस्ट वाइज भी कम हो जाएगा और इफेक्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। तो हम उसको हफ्ते में 3 दिन ऐसा करते हैं। सो इट लुक्स गुड ऑल्सो ना पेशेंट को, सोमवार, बुधवार, हफ्ते में 3 दिन, आठवड़े 3 दिवस गया, उसको भी लगता है कोई स्पेशल दवा है ना, डॉक्टर ने हफ्ते में 3 दिन के लिए कहा है। तो इतनी आभ्यंतर चिकित्सों की है, पंचकर्म हो गया, आभ्यंतर चिकित्सा हो गया। तो अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं ना, इसके बाद जो आता है आहार विहार का, दवाइयां हो गई, पंचकर्म हो गया, एक्यूपंक्चर हो गया, होलिस्टिक अप्रोच का मतलब कि आपको आहार विहार का भी सोचना है। तो सर्वसाधारण आहार में हमने कहा मधुर दृढ़ आहार, दुर्बल, और व्यवहार में दुर्बल स्नायुओं का अल्प व्यायाम, ज्यादा व्यायाम नहीं, आपको अल्प व्यायाम कराना है। तो हमने आहार में ऐसे लिखा रखा है मांस, कुलथ, पलांडु, रसोन, अदरक, कुष्मांड, मूत्र, दाढ़िम, द्राक्षा, बदर, पटोल, शिगरू, दुग्ध, है ना, ये सब देने के लिए कहा है। और मात्राशीत अध्याय में आप देखेंगे तो लगातार प्रयोग किए जाने वाले जो आहार द्रव्य है, चरकसूत्र स्थान 5/12 में साठी चावल, साली धान चावल, मूंग दाल, सेंधव, आंवला, जौ का आटा, दुग्ध, जांगल, मांस, ये सब की परमिशन तो दे दिए। तो हम उसको सिर्फ कहते कि भाई तू खट्टी चीज और चने की दाल, ये 2 चीज को मत करना, और लवण, नमक का कम करना, थोड़ा सा सॉफ्ट म्यूजिक सुनना, एकाग्रचित्त होना, अवॉइड अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, टोबैको, अवॉइड एक्सेसिव स्टारवेशन, एक्सरसाइज, वेग धारण और रात्रि जागरण, इसको टालना है इन पेशेंट को। और अवॉइड सर। एक्सेसिव यूज ऑफ पंजन। हेलो। हेलो, हाँ अमित। हाँ सर। सर थोड़ा आवाज कम आ रहा है, आप माइक नजीक पकड़ के थोड़ा सा जोर से बोलिए। अच्छा, श्योर 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 श्योर, अभी ठीक है? हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, ओके सर। सो एकाग्रचित होने के लिए कहते हैं अवॉइड alcohol consumption, smoking, tobacco, avoid excessive starvation, exercise, वेग धारण, रात्रि जागरण, एंड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ पंजेंट, एस्ट्रेजेंट, सॉल्टी, ऑयली, फैटी फूड, ये हम कहते हैं। और बी एक्टिव, एक व्यायाम भी, दो दो चार एक्सरसाइज भी उनको बताते हैं। जैसे आपका अगर राइट हैंड साइड का हीप लीजिए है, तो लेफ्ट हैंड में आपकी ताकत है, तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को उंगलियों में उंगलियों को फंसा लीजिए पूरी तरह, ताली की तरह, और फिर उसको सर के ऊपर तक पूरा ले जाइए सीधा, फिर सामने से ऐसे बेंड करते हुए नीचे लेके आइए। ऐसे हम उसको कहते हैं कि आप जब भी बैठे हैं तो 20 बार इसको ऊपर नीचे हाथों को कीजिए। पैर को भी बैठे बैठे व्यायाम कीजिए। आपका राइट पैर में है तो लेफ्ट पैर को एंकल में पीछे की तरफ फंसा लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे उसको कीजिए। एक चीज और है कि आजकल देखे ना हम लोग स्माइली बॉल का यूज करते हैं,
प्रेशर देने के लिए कि भाई इसका एक्सरसाइज करो। मैं जब भी आता है पेशेंट देखता हूँ कि स्माइली बॉल लेके आता है अपना व्यायाम करते थे, तो मैं उनसे वो ले लेता हूँ। मैं बोलता इससे मत कीजिए, जिससे आपकी मुट्ठी है ना स्माइली बॉल से पूरी तरह नहीं बंद होती, एक जगह पे आकर रुक जाती है। तो उसके क्या होता है, उनको लगता है कि मेरा हाँ उंगलियों का काम हो रहा है, बट आगे जाके रुक जाता है। तो मैं बोलता हूँ खर्चा क्यों करते हैं। हम उनको कहते हैं कि बोलते हैं आप मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी का पानी डालिए धीरे धीरे और गोला बनाइए और गोले को दबाइए मिट्टी को, है ना। तो दबाएंगे तो उंगलियों के बीच से मिट्टी निकल जाएगी और मुट्ठी आपकी नजदीक आएगी, पूरी मुट्ठी बनने की तैयारी हो जाएगी। ऐसे एक दो व्यायाम भी उनको बताते हैं और उनको लिपिड प्रोफाइल भी रेगुलर चेक करने के लिए रखते हैं। और पेशेंट बेड रीडर है या फिर चल फिर नहीं सकता और फिर बैठे बैठे खाएगा तो बॉडी वेट बढ़ा तो रिकवरी को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उनको कहते हैं कि भाई बॉडी वेट भी मेंटेन करना है आपको, ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं तो सिर्फ खाते ही रहिए। और जो मेन चीज है कि हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां तो देते हैं जो भी है, बट उनकी जो भी एलोपैथिक दवाइयां है ना उसको हम कभी बंद नहीं करते। आई ऑलवेज आस्क देम टू कंटिन्यू मेडिसिन फॉर डायबिटीज, मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, कार्डियक, जो भी दवाइयां बाहर की एलोपैथिक की। मेरे एलोपैथिक के डॉक्टर्स पेशेंट भेजते हैं तो मैं अपनी आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ, बट एलोपैथिक के लिए वापस उनके पास भेजता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे पास है, हम बोलते नहीं बंद कर दो अभी ये, और फिर वो 1% 2% अगर रीस्टॉक चांस हुआ तो फिर हमारा शास्त्र बदनाम हो जाता है ना कभी कभी। तो मैं वापस उनके पास भेजता हूँ तो वो एक दो बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है। उनको भी ऐसा लगता है कि डॉक्टर दुबे पेशेंट माझा पेशेंट पर, उनको ऐसा लगता है ना माझा पेशेंट मतलब मेरा पेशेंट वापस मेरी तरफ दवाई के लिए भेजा, तो उनको भी अच्छा लगता है। तो एक दो बार भेजते हैं, फिर तीसरी बार उनकी चिट्ठी आती है कि अरे सर आप ही लिख दीजिए ना, मेरे पास इसके लिए क्या है, भेजते हैं। पेशेंट ऑटोमेटिक प्यार से आपके पास आ गया ना। अगर उसी को आप बोलते कि नहीं ये बंद कर दीजिए, देखिए पेशेंट किसी का नहीं होगा। पेशेंट वहां जाके बोलता है कभी कभी गलत भी बोलता है, झूठ भी बोल देता है कि ते डॉक्टर ने औषध बंद करे काही काम नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई काम की दवाई नहीं। तो एलोपैथिक की दवाइयाँ चालू रखता हूँ, उनके पास भेजता हूँ, अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देता हूँ। और मेरी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मैं एकदम बंद नहीं करता। जब पेशेंट मुझे लगा कि रिकवर की स्टेज में है, अच्छा है या फुल रिकवर हो गया, तो आई आस्क हिम टू टेक मेडिसिन ऑल्टरनेट डेज, फिर ट्वाइस अ वीक, यानी थ्राइस अ वीक, फिर ट्वाइस अ वीक, वंस अ वीक एंड देन स्टॉप। तो इसका मेरी सोच ऐसी कि क्या होता है कि जब भी बीमारी बढ़ने की कोशिश करेगी, है ना, संप्राप्ति बनने की कोशिश करेगी, तो दवाइयां संप्राप्ति भंग कर देंगी उसकी। संप्राप्ति भंग होगी तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ जाएगी ना उसमें से, नहीं लगता आपको कि संप्राप्ति भंग हो गई, उस बीमारी से लड़ रहे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई, बीमारी की संप्राप्ति भंग हो गई मतलब आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई ना। तो इस सोच से मैं इमीडिएट दवाइयां नहीं बंद करता। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आया था जब हम लोग है ना बीच में पोलियो का काफी आया था, तो बाल पक्षाघात एएफपी ना, इट्स कॉल्ड एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। इसमें बालार करस, बलारिस्ट, शिरोभंग पुरातन केंद्र एंड वी डू एक्यूपंक्चर एंड पंचकर्म ऑल दिस ईयर्स। दो चीज मेरे को पढ़ते पढ़ते शैलेश ने बताई थी, अभी उसका नाम बोला नहीं लेना फिर बोलना। वन इज अर्ब्स पाल्सी, ERBS है ना, ERB एपोस्ट्रोफी एस, अर्ब्स पाल्सी, एंड अनदर इज क्लम्कीज पाल्सी। ये जब बच्चा का जन्म होता है ना, जन्म के समय C5 C6 पर आघात लगने से ये होता है। तो इसमें क्या होता है, अर्ब्स पाल्सी में उसका हैंड जो है ना वो पीछे मुड़ जाता है, लाइक वेटर्स हैंड। हम जब होटल में जाते हैं वेटर आके खड़ा होता है तो आपने दोनों हाथ पीछे करके किस तरह कर लेता है, तो हाथ पीछे मुड़ के उल्टा हो जाता है। तो इट्स अर्ब्स पाल्सी। एंड क्लम्कीज पाल्सी इज कि डिलीवरी के टाइम अगर फोर्सिप हुआ है या फिर शोल्डर से खींचे तो उसका हाथ है ना आगे पंजे की तरह हो जाता है, शेर के पंजे की तरह हो जाता है। इट्स क्लम्कीज पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी एंड क्लम्कीज पाल्सी अपने आप ठीक हो जाती है, इसकी कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये टर्म हमको पता होना चाहिए क्या है। थोड़ा सा मॉडर्न ले लें, इन्वेस्टिगेशन, CBC है ना, प्लेटलेट्स है, और कौन से सेल्स से विच हेल्प क्लॉट, ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन से सेल्स है, उसकी क्या कंडीशन है वो देखें। सीरम में इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम पोटेशियम, किडनी फंक्शन। सोडियम पोटेशियम के बारे में थोड़ा सा बोलूंगा मैं, पर देख लेते पहले इन्वेस्टिगेशन। सोडियम पोटेशियम, किडनीज का, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, MRI, और मेन थिंग इज कैरोटाइड अल्ट्रासाउंड, है ना। कैरोटाइड अल्ट्रासाउंड जिससे कि कहीं वहां तो फैटी डिपॉजिट नहीं है, वहीं तो नैरोनेस नहीं हो गया, वहीं तो ब्लॉक नहीं है, वहीं तो एन्यूरिज्म नहीं है, इसीलिए दे ऑलवेज गो फॉर कैरोटाइड अल्ट्रासाउंड आल्सो। सीटी स्कैन तो ठीक है, नहीं मिला तो गो फॉर कैरोटाइड अल्ट्रासाउंड आल्सो। और अभी जैसे ब्लड क्लॉट है ना, तो एलोपैथिक में दे हैव क्लॉट बस्टिंग ड्रग सच एज टिश्यू plasminogen activator to dissolve the clot and help
restore blood flow to the damaged area of brain. अंडरस्टूड? मैंने इसीलिए फास्ट में जो टी है ना उसका इंपॉर्टेंट इधर है कि they use clot busting drugs such as tissue plasminogen activator to dissolve the clot and help restore blood flow to the damaged area of brain. But उसका रूल है can be given only with the first few hours. फर्स्ट फ्यू आवर्स में कितना? तो उन्होंने सिर्फ मैंने पढ़ा कि 3 आवर्स. इफ इट्स गिवन विद इन 3 आवर्स, इसीलिए फास्ट में टाइम का इंपॉर्टेंट है कि अगर विद इन 3 आवर्स में एलोपैथिक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और ये करते हैं तो उसका ब्रेन डैमेज वहां पे होने से बच जाता है, शायद वो पैरालिसिस है ना, क्रिया हानि हस्तपात से बच जाता है. तो इसीलिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. बट आजकल क्या हो गया, कभी भी कर देते हैं, हमने क्लॉट निकाला, ठीक है बच जाएगा, डराते हैं, कुछ भी होगा पेशेंट का, बट उसका यूज नहीं होता. मैंने देखा है क्या है, पेशेंट का स्कैल्प निकाला हुआ है, कहीं पेट में रखा है, कहीं पैर में रखा है, तो कहीं वो स्टोर रूम में नहीं, कोल्ड स्टोर रूम में रखा है और वो बेचारा घूम रहा है. नॉट नेसेसरी, नहीं करना चाहिए, सब गलत बात है. थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, काफी हो गया है, तो थोड़ा सा कुछ कुछ रिपोर्ट्स आते हैं ना, ब्रोकोसोफेजिया, पोंटेन स्ट्रोक, नहीं उसको बाद में लेते हैं, रुकिए इसको बताता हूँ मैं आखिर में. तो कहाँ पे क्या है ना, तो थोड़ा सा पढ़ जरूरी है, रिफ्रेश कर देता हूँ आपको, आपको पता होगा तो भी रिफ्रेश हो जाएंगे. जो ब्रेन का फ्रंटल लोब है ना, उसमें इमोशनल एक्सप्रेशंस, मेमोरी, लैंग्वेज एंड स्पीच का जो एरिया है उसको ब्रोकास एरिया बोलते हैं. उधर इन्फाक्ट हुआ तो बोलना चला जाता है जो है ना, लैंग्वेज और स्पीच का, वो ब्रोकास एरिया है. फिर जो इसका फ्रंटल लोब का काम है जजमेंट, सेक्सुअल बिहेवियर, कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट. टेम्पोरल लोब लोकेटेड बिहाइंड से है. टेम्पोरल लोब जो है उससे इन्वॉल्व इन विजन, मेमोरी, सेंसरी इनपुट, लैंग्वेज, अंडरस्टैंड, स्पीच. देखिए यहाँ लैंग्वेज और स्पीच को अंडरस्टैंड का काम करने का टेम्पोरल करता है, लेकिन हम जब बोलते हैं ना लैंग्वेज एंड स्पीच, तो वो काम जो है ना वो फ्रंटल लोब का है, ब्रोकास का. इसको ध्यान में रखिएगा. एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग, टेस्ट और स्मेल, ये टेम्पोरल लोब में है. इसमें एक एरिया है विच इज नोन एज ए हिपोकैम्पस एरिया, है ना, ये टेम्पोरल लोब के सेंटर में रहता है. इसका रोल है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना. पिक्चर में देखे थे हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो आप देखे रहेंगे, तो उसको टेम्पोरल लोब पे ही वो मारता है, हिट करता है. तो ऑलवेज रिमेम्बर उसको, थोड़ा सा ऐसे इस तरह से याद करेंगे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो अल्जाइमर्स के जो पेशेंट है ना, वो साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो इसके ऊपर ही ज्यादा काम करते हैं. पैराइटल जो लोब है हमारा, उसमें प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, टच है, वार्म है, कोल्ड है, पेन है, और इसको इंटरप्रेट करता है. सेल्फ अवेयरनेस ऑफ हमारी जो बॉडी का हमारा अवेयरनेस है ना, वो पैराइटल लोब का काम है. फिर इंटरप्रेटिंग विजुअल इंफॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये पैराइटल लोब का काम है. रिकॉग्नाइजिंग राइटिंग, आप स्क्रीन पे जो लिखते हैं ना, त्वचा पे लिख देते हैं प्यार से, क्या लिख रहा है पे उंगली से पहचान, तो ये जो सेंसेशन है ये पैराइटल लोब का है. और ऑक्सीपिटल लोब में सिर्फ दृष्टि चेतना केंद्र, कंट्रोल विजन है. बाकी मैं लघु मस्तिष्क मिडब्रेन वगैरह के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा. कभी कभी है ना हमको इसके साथ कितना 10 आई विल लिटिल गो फास्ट 10:24. तो 11 कॉजेस मतलब है जिसमें मसल्स वीकनेस है. एक है स्लीप डिस्क, जीबीएस. आपको डिफरेंशियल भी करना चाहिए ना, क्या है, स्लीप डिस्क है, जीबीएस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, साइटिका है, पिंच नर्व बोलते हैं उसको, फेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पार्किंसंस है, मायस्थेनिया ग्रेविस है, स्पाइनल रीजन में ट्यूमर है, या टॉक्सिसिटी है, न्यूरोपैथी है, अल्कोहलिज्म न्यूरोपैथी है, स्ट्रोक. इस सब चीजों को इस तरह से हमको अलग अलग करते आना चाहिए. ऐसा नहीं कि हो गया. अच्छा थोड़ा सा फास्ट विल गो विथ सोडियम एंड पोटेशियम. व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम? पेशेंट आता है, पेशेंट को ये नहीं पता कि आप आयुर्वेदिक है एलोपैथिक है ना, वो सीधा बोलता है कि अरे डॉक्टर साहब गया था, सोडियम और पोटेशियम लेवल देखिए ना. तो थोड़ा सा फास्ट बोलता हूँ. इंक्रीजिंग पोटेशियम इंटेक कैन रिड्यूस द risk of cardiovascular disease such as heart disease and stroke. Potassium and sodium are electrolytes needed for the body to function normally and help maintain fluid and blood volume in the body. Okay, conduction of nerve impulses. पोटेशियम जो आपको मिलेगा ज्यादातर वेजिटेबल, फ्रूट, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट, पोटैटो, टोमेटो, बीन्स, लीफ ग्रीन्स. और सोडियम ज्यादा लेंगे तो फिर आपको पता ही है कि चांसेस ऑफ कार्डियक डिसीज, बीपी का ज्यादा ही है. इंक्रीजिंग पोटेशियम इंटेक कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, स्ट्रोक बाय लोअरिंग बीपी. सोडियम को कहा गया कि 3 ग्राम पर डे एंड पोटेशियम 3.5 ग्राम पर डे आपको में रिड्यूस बीपी एंड स्ट्रोक रिस्क. लो पोटेशियम इंटेक में इंक्रीज स्ट्रोक. ओके,
साल्ट के नेगेटिव इफेक्ट को भी पोटेशियम कम कर देता है। सोडियम को कहा है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंस टू पर लीटर है ना, इसका नॉर्मल रेंज है। पोटेशियम का 3.6 टू 5.2। लेकिन ध्यान में रखिए अति सर्वत्र वर्ज्य है। अगर आप पोटेशियम ज्यादा लेंगे तो इट कैन बी थ्रेटनिंग हाइपर कैलेमिया, मतलब किडनी फेलियर का भी डर रहता है। तो हमेशा ये श्लोक रहता है ना हमारे, अति सर्वत्र वर्ज्य है। मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉइंट को मैंने कवर करने की कोशिश की होलिस्टिक अप्रोच से, आयुर्वेद का भी, एलोपैथ का भी। और अभी वो लास्ट में मकवाना सर वो स्लाइड दे दीजिए ना प्लीज। हाँ देखिए अभी अगर हमको उनको इस एक भाषा में होता है, दक्षिण पक्षाघात का है। तो अभी जैसे मैंने कहा ना कि हमको NIHS स्केल पे जाना है, तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये ऐसा ऐसा फॉर्म है। फर्स्ट विजिट में उसका 13 था, मतलब इट्स बैड 13, इम्प्रूव हो गया, उसके काम तो 6 पे आ गया। और आफ्टर 15 डेज, एवरी 15 डेज का विजिट रहेगा, तो थर्ड विजिट में वो 2 आ गया, मतलब 1.5 महीने में क्वाइट इम्प्रूवमेंट। और नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, देखिए वाम पक्षाघात में भी ऐसा है। और आप देखेंगे फर्स्ट विजिट में डिफॉर्मिटी स्कोर था 16, सेकेंड विजिट में 7 पे आ गया, और लास्ट विजिट में वो 2 पे आ गया। तो इस तरह से हम प्रेजेंट भी कर सकते हैं ना कि भाई इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, क्या क्या किए और क्या क्या चेंजेस हुए। दिस इज द पैरामीटर्स, हम जो बोलेंगे ना कि ये पैरामीटर्स है, इस पैरामीटर पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारा पेशेंट इतना रिकवर हुआ है, इतना अच्छा हुआ है। और विथ पावर ग्रेड, रिमेम्बर ऑलवेज, इसमें तो हमने किया ही है, बट पावर ग्रेड के हिसाब से बोलेंगे तो भी हो जाएगा। आई थिंक 10:27, आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्टेड, इट वाज कितना था टाइम, ठीक है। चलिए अब आते हैं आखिरी की तरफ। कोशिश तो की। आज इस मंच पे श्री रामपुर आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने अच्छा मौका दिया, लेकिन यहाँ से कुछ व्यक्ति हैं, कुछ इंसान हैं जिनका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। जब हम पुनतामा छोड़ के आए और विजन नहीं था, कुछ नहीं था ना, क्या करें? ऐसे वक्त में हमारे श्री रामपुर के वैद्य रामदास अवार्ड इज बैकबोन फॉर मी। फिर आप इमोशनल बोलिए, फाइनेंशियल बोलिए, जो भी रहे, रामदास अवार्ड सर हमेशा पीछे रहे। दवाइयों के लिए सतीश भट्टर जी, नॉलेज के लिए। फिर जानते हैं जब चालू करते तो मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू टेक मेडिसिन ऑन क्रेडिट, एंड दैट गोज टू ओनली सतीश भट्टर जी, काफी मदद की। तो ये 2 लोग। और तीसरी जो मेरी हमारी खास थी, दोस्त थी, डॉक्टर हु इज नॉट इन दिस वर्ल्ड, जिसके नाम से हम एक क्लिनिक चला रहे हैं, वो ये 3 लोग हैं जिन्होंने लाइफ को पलट के रख दिया मेरे। और थोड़ा टाइम है तो 2 चीज शेयर करूं मैं मकवाना जी। एक बढ़िया चीज है जो लाइफ में हुई है, अगर हाँ आप सर। लोग की 10 हाँ, दो 2 चीज जो मैंने सीखे। हाँ कर ले, 2 चीज फटाफट करते हैं। तो एक तो क्या था, कोर्ट मैटर था। मेरे यहाँ पेशेंट आया था रिस्ट ड्रॉप का, और उसने सर्टिफिकेट दे दिया। हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं कि चलो है रिस्ट ड्रॉप का। बट मेरे जो गुरु है ना राकेश शर्मा जी, उन्होंने कहा जब भी तू एलोपैथिक डायग्नोसिस लिखेगा, ब्रैकेट में ऑब्लिक करके आयुर्वेदिक हमेशा लिखना।